हेलो। तो कल हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने यहाँ फ्री रेडिकल तक कर लिए थे। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, फिज़िकल केमिस्ट्री का। तो इन क्वेश्चंस को हम तभी करेंगे तब हम फिज़िकल केमिस्ट्री वाला पार्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 34 से। सो क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ द ट्राई हेलाइड्स आयन। सो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि जो हमारा ये हेलाइड है इसका साइज़ जितना बड़ा होगा ये उतना ही स्टेबल होगा। और क्यों होगा उतना ही ये स्टेबल? क्योंकि ये चार्ज को अपने ऊपर डिस्पर्स कर लेगा, अपने ऊपर फैला लेगा। चार्ज जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ही स्टेबल होगा। चार्ज का एक्यूमुलेशन अच्छा नहीं होता, चार्ज जितना ज़्यादा फैलता है उतना ही स्टेबल होता है। तो यहाँ पर देखो ये है I3, फिर है ये IBr2 और ये है ICl2 माइनस 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 और फिर है Br3। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो I3 है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम देखो तीनों में I है। तो सेंट्रल एटम की प्रेफरेंस सबसे पहले होगी कि वो I है, उसका साइज सबसे बड़ा है, तो इसलिए सबसे पहले I वाला होगा। अब उसके बाद में हम साइड एटम देखते हैं कि Br और Cl में से कौन होगा। तो Br Cl में से Br का साइज ज़्यादा है तो इसलिए Br होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा B। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या बोल रहा है कि ये एक रिंग है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ पर N2 लगा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा ग्रुप आके जुड़ गए हैं। लाइक अगर CuX है तो फिर X जुड़ गया है, अगर Ki है तो I जुड़ गया है। तो ये सैंड मेयर रिएक्शन होती है। और सैंड मेयर रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो कभी वो पूछ सकता है कि ये रिएक्शन कौन सी है, और कभी वो ये भी पूछ सकता है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस थ्रू प्रोसीड हुई है। तो ये रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो इसका आंसर होगा सैंड मेयर रिएक्शन। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट अंडरगो रीमर-टीमन रिएक्शन? सो रीमर-टीमन रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक फिनोल रिंग होती है हमारे पास, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में, CH3 के साथ में NaOH की प्रेजेंस में। तो ये दोनों पहले आपस में रिएक्ट करते हैं। ये बेस है तो ये इससे प्रोटॉन उठा लेगा H को, और ये यहाँ पर CCl3 बन जाएगा। उसके बाद में एक Cl निकलेगा और ये CCl2 कार्बीन जनरेट हो जाएगी। अब ये कार्बीन जो है ये इस CCl2 के साथ में रिएक्ट करेगी और ये H के साथ में ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये इसके साथ में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा लाइक CCl2। अब वाटर आके अटैक करेगा, पहले एक Cl बाहर निकलेगा फिर दूसरा Cl बाहर निकलेगा, लाइक COH COH, और यहाँ पर फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप लग जाएगा। तो ये हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ग्रुप मतलब बन गया है इसमें। और यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक PGT 2021 में कि तुम्हारा जो ये बेंजल्डिहाइड है वो कैसे बनते हैं। तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे लाइक बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, एक दो ऑप्शन में और थे।
तो जब यहाँ पर 2 Cl लगे होंगे तो तभी यहाँ पे CHO का फॉर्मेशन होगा, जो तुम्हारा बेंजल क्लोराइड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। यहाँ पर देखो BF3 दिया हुआ है। पहले देखो लुईस एसिड क्या होता है, उसने बात करी है लुईस एसिड की। तो लुईस एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन को लेने की टेंडेंसी रखते, प्रोटॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं। और लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर्स को देने की टेंडेंसी रखते हैं। लुईस एसिड जो उनको एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारा BF3 है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो F के इलेक्ट्रॉन B में जा रहे हैं, बैक बॉन्डिंग हो रही है Cl के साथ भी, बैक बॉन्डिंग हो रही है Br के साथ में भी। लेकिन यहाँ पर 2p साइज़ है इनका, यहाँ पर 2p 3p साइज़ है। तो साइज़ का जो है वो मिसमैच हो रहा है, तो उस वजह से बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर साइज सेम है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग अच्छी हो गई तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो लेने की भूख है वो अब कम हो जाएगी, और भूख कम हो जाएगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का? सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? BBr3, BCl3 और BF3। क्यों? बैक बॉन्डिंग की वजह से। बैक बॉन्डिंग इसमें सबसे कम है, तो जिसकी वजह से इसकी भूख कम शांत हो पाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लेगा। अब है मिक्सचर ऑफ वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर देखो ये डिकम्पोजिशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या हो रहा है? एसिटिक एसिड है CH3COH, उसको रिएक्ट कराया है फॉर्मिक एसिड के साथ में, और MnO2 की प्रेजेंस में। तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और ये बनेगा CH3COOH। इसके साथ साथ अगर वो कभी पूछ ले कि 2 फॉर्मिक एसिड ही हैं, तब क्या बनेगा? तब तुम्हारा बनेगा HCHO। सॉरी CH3CHO। इसमें एल्डिहाइड बनता है क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोजिशन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का इनटू CHO। अब यहाँ पे देखो 39 क्वेश्चन। यहाँ पर ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है और इसकी रिएक्शन हमने HCl और ZnCl2 के साथ में कराई है। तो सबसे पहले क्या होगा HCl की प्रेजेंस में? ये यहाँ से इसके साथ में H जुड़ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? Cl जो है वो यहाँ पे अटैक करके इस रिंग को खोल देगा। यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे OH है। फिर दोबारा Cl आएगा, वो यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। तो एक Cl इधर जुड़ गया, एक Cl इधर। नेक्स्ट स्टेप में Cn- है, ये रहा। तो अब ये Cn यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, यहाँ पे Cn जुड़ जाएगा। सेम 2 Cl हैं तो एक इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा। अब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है H2Ni निकल के प्रेजेंस में। तो निकल Cn को CH2NH2 में चेंज कर देता है। तो यहाँ से ये CH2NH2 बन गया, यहाँ से ये CH2NH2 बन गया, जिसको हम बोलते हैं हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन और यहाँ पर बनेगा हेक्सामिथाइलिन डायमीन। दिस इज द राइट आंसर। अब है करेक्ट ऑर्डर
ऑफ डिक्रीजिंग लैटिस एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल फ्लोराइड, क्वेश्चन नंबर 40। तो लैटिस एनर्जी को हम देखेंगे फजान रूल से, या फिर हाँ मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बताएगा फजान रूल, और उसी से ही हम देखेंगे इसको। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा, लैटिस एनर्जी भी उतनी ज़्यादा। तो फजान रूल क्या कहता है कि कैटायन का साइज़ जो है वो तो होना चाहिए छोटा, और एनायन का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा, सो दैट ये इसको पोलराइज कर लेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैटायन का साइज़ छोटा किस में है, लिथियम में सबसे छोटा है, देन Na में, देन K में, देन रुबिडियम में, एंड देन सीजियम में। एनायन सब में सेम ही है। तो साइज़ का अगर ये ऑर्डर है तो कोवेलेंट कैरेक्टर का क्या ऑर्डर होगा, लिथियम, Na, K, Rb एंड Cs। सो लैटिस एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, लिथियम में सबसे ज़्यादा होगी, Na में उससे कम, K में उससे कम, रुबिडियम में उससे कम, सीजियम में सबसे कम। सो C would be the right answer. What is alizarin in the following? So this is 1,2-dihydroxyanthracnone, और ये क्वेश्चन तुम्हारा PGT 2021 में भी पूछा गया है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में ही कुछ इससे मिलता जुलता सवाल है, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, बट है सही कुछ। ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसको याद रखना। ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको हम तभी करेंगे। अब आते हैं 43 क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या हुआ है, उसने पूछा है कि CCl बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सबसे कम किस में होगी। तो यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस वाले कार्बन के साथ में ये Cl जुड़ा हुआ है। तो ये डबल बॉन्ड के बराबर वाले कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। एंड सेकंड, जब ये यहाँ से जाएगा तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसे ब्रेक करने के लिए। सेकंड है एलाइलिक सिस्टम तुम्हारा, एलाइलिक क्लोराइड। यहाँ पर भी देखो ये भी कॉन्जुगेशन के थ्रू जा रहा है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो इसलिए इसको भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। ये A है, ये C है, ये D है, ये D विनाइलिक है। ये देखो इसके साथ में भी ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी हाई एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, इससे ये Cl जुड़ा हुआ है, तो इसे ब्रेक करने के लिए कंपैरेटिवली उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और अपनी साइड से ऐड करती हूँ। सपोज करो कहीं पे ये क्वेश्चन है CCl और कहीं पे ये है, तो किसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो किसे ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, या वाइस वर्सा बोलें तो इसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H का साइज़ छोटा है और उसकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होगी, तो इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यहाँ पे CCl का साइज़ मिसमैच्ड है, मतलब क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, तो उस वजह से ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, और इससे ज़्यादा सुपीरियर रोल जो प्ले यहाँ पे कर रहा है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। सो B इज़ द राइट आंसर है यार। नाउ 44 क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को भी हम बाद में ही करेंगे, अभी हम करते हैं 45। तो दिया हुआ है इथीन, प्रोपीन और 2-ब्यूटीन, और हमसे पूछा हुआ है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में कम होगा किस में ज़्यादा होगा वो बताओ। तो ये इथीन है, ये प्रोपीन है,
और यहाँ पर 2 ब्यूटीन है। तो यहाँ पर वर्क करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे करेगा और कैसे वो बॉन्ड लेंथ को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है हम वो देखेंगे। देखो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो है, बट इसके साथ में कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये डबल बॉन्ड ही रहेगी। जब हम यहाँ पे आते हैं प्रोपेन में, देखो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इसके साथ में जो कार्बन जुड़ा है इसके पास 3 अल्फ़ा H है, तो ये कैसे चले जाएंगे, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे, तो ये जो डबल बॉन्ड था ये अब सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया है। तो बॉन्ड लेंथ इसने यहाँ पे इसकी बढ़ा दी है सिर्फ 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की वजह से, और यहाँ पर तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। 3, ये देखो ये sp2 सिस्टम है, 3 अल्फ़ा H इधर है, 3 अल्फ़ा H इधर है, तो ये 6 टाइम्स इसको ऐसे कॉन्जुगेशन के थ्रू इसकी बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होगी, या फिर अल्फ़ा H जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसने बोला है कि डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा, इथाइन में, फिर होगा प्रोपेन में और फिर होगा ट्यूबिटेन में। तो ए इज़ द राइट आंसर। देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड प्रोपीन इज़ लॉन्गर देन सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड इन इथाइलिन। सेम वही क्वेश्चन है कि प्रोपीन में जो बॉन्ड है वो लॉन्गर है, क्यों, क्योंकि 3 अल्फ़ा H हैं इसके पास। ये 3 अल्फ़ा H की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा और इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड से सिंगल में चेंज कर देगा, और इथाइन के पास तुम्हारे पास है ही नहीं, तो वो चेंज नहीं कर पाएगा, ये डबल बॉन्ड ही रहेगी। यहाँ पे देखो 47 क्वेश्चन, ये बोल रहा है अनदर नेम ऑफ बॉन्डलेस रेजोनेंस। तो यहाँ पर एक sp2 कार्बन है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये अल्फ़ा H माइग्रेट करता है, तो ये बॉन्डलेस रेजोनेंस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन किसी बॉन्ड से नहीं जुड़ा होता। हाइपर कॉन्जुगेशन को ही हम बॉन्डलेस रेजोनेंस बोलते हैं। यस, सो डी इज़ द राइट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए पहले हमें वो कार्बन देखना है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके बराबर में अल्फ़ा H देखने हैं। तो यहाँ पर देखो रेडिकल है, फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके बराबर में 3 हाइड्रोजन है, तो यस ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो जाएगा। दूसरा कार्बोकेटाइन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके बराबर में 3 कार्बन है, ये भी हो जाएगा। सी देखो ये फ्री रेडिकल है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास mtp ऑर्बिटल्स हैं ही नहीं, तो ये कहाँ से लेगा, तो यही नहीं दिखा पाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन को। सो ये वाला देखो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके बराबर में एक कार्बन ये है जिसके पास 3 अल्फ़ा H है, एक कार्बन ये है जिसके पास 3 अल्फ़ा H है, तो ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो उसने पूछा है नहीं होगा, जो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा, दैट इज सी। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम। डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम किस में होगा, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम होगा, जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा होता है उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। सो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन और अल्फ़ा H।
तो ये देखो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में सबसे ज़्यादा हो रहा है और किस में सबसे कम। तो पहले के पास 3 अल्फा एच हैं, दूसरे के पास यहाँ से देखो यहाँ पे 2 अल्फा एच हैं, जस्ट शो यू, यहाँ पे 3 अल्फा एच हैं, यहाँ पर 2 अल्फा एच हैं, यहाँ पर 1 अल्फा एच है और यहाँ पर 0 अल्फा एच है। तो मिनिमम किस में होगा, डी वाले में, क्योंकि इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर। सो हाईएस्ट ट्रिपल बॉन्ड ऑर्डर जिसमें होगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा कम होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन देखो यहाँ पे कितने एच हैं, 3 एच हैं। ऐसे ही ये कॉन्जुगेशन में जाएंगे तो यहाँ पे ये इसको बॉन्ड को डिस्टर्ब करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे 2 अल्फा एच हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पे 0 अल्फा एच है। 0 अल्फा एच है तो कुछ माइग्रेट ही नहीं कर पाएगा, तो यही होगा जिसमें हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसमें 1 अल्फा एच है, तो सी इज़ द राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ पॉसिबल। वही देखो अपना ये sp3 है, ये अल्फा एच है, बट कहाँ लेगा ये। यहाँ पर देखो इस वाले कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, तो ये यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे भी कोई अल्फा एच नहीं है। द CC बॉन्ड इन एक्राइलोनाइट्राइल इज। देखो एक्राइलोनाइट्राइल के अंदर जो बॉन्ड है CC बॉन्ड, ये ध्यान से पढ़ना। ये देखो यहाँ पर H H H C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये इस वाली बॉन्ड का तो जो ऑर्डर है वो बढ़ाएगा। अब ये सिंगल से डबल हो जाएगी, लेकिन इसका कम कर देगा, तो इसका बॉन्ड जो है ये शॉर्ट हो रहा है, ये डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। वाई? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ लॉन्गेस्ट C डबल बॉन्ड C बॉन्ड लेंथ। सो जिसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो वो होगी 2 ब्यूटीन, क्योंकि इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजिंग इन बॉन्ड लेंथ। विच वन ऑफ द एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। सो हमने एक सेंटेंस सुना है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, तो वो जो स्टेटमेंट आया है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से ही आया है। ये देखो मैं पहली एल्कीन बनाती हूँ C, इसके साथ में ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH2, ये CH3। इसके पास कितने अल्फा एच हैं, ये देखो यहाँ पर ये sp2 कार्बन है दोनों। इस कार्बन के साथ में एक कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके पास 3 अल्फा एच हैं, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके पास 2 अल्फा एच हैं, और एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके पास 3 अल्फा एच है। तो 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा एच है इसके पास। हम दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3 CH CH CH, इसके साथ में CH3 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये देखो ये sp2 कार्बन है दोनों, इसके साथ में 3 अल्फा एच हैं और इसके पास 1 अल्फा एच है, तो यहाँ पे टोटल 4 अल्फा एच होंगे। अब आते हैं C के पास। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड C, और इसके साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक CH3, यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक CH2, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक CH3।
तो यहाँ पे देखो इधर तो कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस वाले कार्बन के पास 3 अल्फ़ा एच हैं और इस वाले कार्बन के पास जस्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बगल वाला कार्बन देखना है। तो यहाँ पर एक ये है तो इसके पास 3 अल्फ़ा एच है, एक ये है जिसके पास 2 अल्फ़ा एच है, तो इसके पास 5 अल्फ़ा एच है। डी वाले स्ट्रक्चर देखो, और जो मैंने बोला था मोर सब्स्टिट्यूटेड वो भी बताते हैं ये क्यों बोला था। ये भी ऐसे ही है, ये CH3 में यहाँ लगा देते। तो ये sp2 कार्बन हो गया। इसके बराबर वाले कार्बन पे देखो 3 अल्फ़ा एच, 3 अल्फ़ा एच, 3 अल्फ़ा एच, 3 अल्फ़ा एच, तो 3 3 6, 3 9 और 3 12, 12 अल्फ़ा एच हैं इसके पास। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। The compound which gives the most stable carbonium ion on dehydration. सो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा? स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, तो दिस इज़ प्रोपेन, 1 ओल बोला है तो यहाँ पे OH लगा देते हैं। 2 पे मिथाइल बोला है, यहाँ पे ये लगा देते हैं। दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरी क्या है? ब्यूटेन 1 ओल, 1 2 3 4, यहाँ पे OH। तीसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 पे ही मिथाइल है और 2 पे ही ओल है। फोर्थ क्या है? ब्यूटेन 2 ओल। यहाँ पर देखो जब ये यहाँ से OH2 निकलेगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। ये यहाँ से निकलेगा, ये भी प्राइमरी कार्बोकेटायन है, लेकिन जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटायन है। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन होगा। तो राइट आंसर वुड बी 2 मिथाइल प्रोपेनोल 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज मिनिमम? सो डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम उसमें होगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे कम होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इज इंक्रीजिंग इन बॉन्ड लेंथ। सो हाइपर कॉन्जुगेशन देखो किसमें, यहाँ पर देखो ये 3 अल्फ़ा एच है इसके पास, इसके पास 2 अल्फ़ा एच है, इसके पास 1 अल्फ़ा एच है, इसके पास 0 अल्फ़ा एच है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगी उसमें बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगी और बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम हो जाएगा क्योंकि वो सिंगल में चेंज हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल? अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, नो एंड अल्फा एच। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके बराबर वाले कार्बन पे 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, तो कितने हो गए? 3 6, 3 9 12, 12 अल्फा एच। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो मिल जाएगा हमें इस रिंग से, बट यहाँ पर कोई भी अल्फा एच नहीं है, आर ग्रुप लगे हुए हैं। ये जो है ये यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल है तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, यहाँ पर अल्फा एच है, बट ये यहाँ पे कार्बन आयन होगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मेटल ऑक्साइड? सो जो हमारे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। तो BeO जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। Na2O इज़ अल्कली अर्थ मेटल, बेसिक है नेचर में। Al2O3 ये एल्यूमिनियम जो है वो मेटल होता है। एरोप्लेन में एल्यूमिनियम का ही यूज़ होता है बनाने में उसके इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर N2O जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड है। नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। तो बी इज़ द राइट आंसर। आर्सेनिक इज़ अ मेटलॉइड।
ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको हम तभी करेंगे। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन मास थ्रू पोजेसिंग द डिफरेंट मास है बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इस मीन आइसोटोप्स। आइसो मीन्स सेम, अगर वो बोलता सेम मास तो हो जाता आइसोबार्स, बस उसने बोला सेम केमिकल प्रॉपर्टीज देन आइसोटोप्स। नेक्स्ट करते हैं हम 64। ये ऐसे याद कर सकते हो, ईंट पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 1s2 2s2 2p3, और अगर 2p3 है तो पहले ये px में जाएगा, फिर py में, फिर pz में। और ये कौन सा रूल है? ये हुन्स रूल है। तो देखो, डी इज द राइट आंसर। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज चेयर फॉर्म, क्योंकि इसमें सबसे कम स्ट्रेन रहता है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्रोंज इज एन alloy ऑफ कॉपर एंड टिन। विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सेड टू बी आइसोमोर्फस। सो आइसोमोर्फस क्या होते हैं? जिनकी जो स्ट्रक्चरल पैटर्न है वो सेम होता है, जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, सेम तो नहीं, सिमिलर इज द राइट वर्ड। तो इप्सम सोल्ट और वाइट विट्रोल होते हैं। वो इप्सम सोल्ट जो है वो वही सोल्ट है जो अमीर लोग नहाने के लिए बाथटब में यूज़ करते हैं, और वाइट विट्रोल इसका फॉर्मूला होता है ZnSO4, इसका होता है MgSO4 इंटू 7H2O। मोल्टन सोडियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट इज, तो ये गालक की भांति काम करता है। सो विच ऑक्साइड विल नॉट चेंज इन मेटल ऑन हीटिंग, तो जिंक की जो ऑक्साइड है वो नहीं टूटेगी गर्म करने पर। होमोजीनियस सॉल्यूशन इज गिवन बाय विच पेयर। सो जो तुम्हारे अलॉयज होते हैं, अभी ऊपर पढ़ा था ना हमने, ब्रोंज जो बना था कॉपर एंड टिन से, वो सॉलिड का एग्जाम्पल है। सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होता है? सॉलिड जैसे तुम्हारा चीनी डाल दी तुमने पानी में, शरबत बना लिया। लिक्विड गैस तुम्हारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं इसमें CO2 गैस भरी होती है, और खोलने पे वो एकदम फिज के साथ निकलती है, तो वो लिक्विड। तो ऑल ऑफ द वो इज राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। सो वाटर तो कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। मिल्क इज़ अ मिक्सचर, किस किस का मिक्सचर है? और ये फैट का, प्रोटीन का। एयर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट इन्होंने यहाँ पर सी बोला है तो ठीक है, सी के साथ में जाएंगे, बट मिल्क भी मिक्सचर ही होता है। व्हेन स्टीम्ड इज़ पास्ड ओवर हॉट कोक। सो ये क्वेश्चन PGT 2021 में भी पूछा हुआ है, और किस नाम से पूछा हुआ है बताती हूँ। जब तुम हॉट कोक के ऊपर ऐसे स्टीम वाटर डालते हो तो CO गैस बनती है और H2 निकलती है, और इसको हम वाटर गैस भी बोलते हैं। तो उन्होंने ये वाटर गैस के नाम से ही पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट। सो आयरन इज अ सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? एल्यूमिनियम। सो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज,
अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसके लिए मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना, इसकी एक ट्रिक है, मैं ये यूज़ करती हूँ। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी ट्रिक है तो तुम वही यूज़ करो। बताती हूँ, यहाँ पर करते हैं अब हम 70 क्वेश्चन अमोनिया। तो लाइक वाटर H2O, इस तरह के तुम्हें बहुत सारे कंपाउंड्स दिए होंगे, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन तुम कैसे निकाल सकते हो। सबसे पहले ये सेंट्रल एटम के नंबर लिख लो, उसके बाद में इसको हाफ से डिवाइड करना है। उसके बाद में यहाँ पे इसका जो भी नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर हम 5 लेते हैं, क्योंकि जो 1s2 वाले उसको लेफ्ट कर देंगे, 2s2 और 2p3 वाले आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करेंगे। तो आउटर मोस्ट में 5 हैं, 5 माइनस 3 कर देंगे, तो 3 + 1/2 × 2, तो ये आ गया 4, और 4 आ गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। शेप वगैरह, ज्योमेट्री वगैरह की बातें हम करेंगे आगे। CH4, तो कार्बन के बराबर में जो उसके सराउंडिंग एटम्स हैं वो लिखो पहले, उसके बाद में हाफ। कार्बन का खुद का कितना होता है, 4 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 + 1/2, तो ये भी 4, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम H2O लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सराउंडिंग में जो एटम है वो कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, लिख लिया। अब ऑक्सीजन का हम आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, जो कि होते हैं, या फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोल लो। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो उसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, 2 + 1/2, 8 में से 2 गए 6, सॉरी यहाँ पे वैलेंस वाली चीज़ों को काउंट नहीं करना है। अभी मैंने वही बताया था ना तुमको कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से काउंट करने हैं, 1s2 वाले नहीं करने। 1s2, 2s2, 2p4, तो ये ही काउंट करने हैं। 4 और 2 6, 6 में से 2 गए 4। सॉरी, तुम लोग अपनी भी ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ये मेरे लिए वर्क करती है तो मैं ये बता रही हूँ तुम्हें। तो ये भी 4 आ गया, तो ये सब क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम इनकी देखते हैं शेप क्या होगी, इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो जब हम अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया होता है पिरामिडल इन शेप, कार्बन जो है वो टेट्राहाइड्रल होता है शेप में। अब क्या हुआ है, कार्बन की जगह पे यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया है, तो यहाँ से मुझे 1 मिनट दो। यस, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप है वो पिरामिडल हो गई है। अब हम H2O में आते हैं। H2O में क्या है, 2 लोन पेयर आ गए हैं, तो इसकी जो शेप है वो बेंट हो गई है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सबका sp3 है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज पिरामिडल। अब पूछा उसने, एंगल बिटवीन 2 कोवेलेंट बॉन्ड इज मैक्सिमम इन। यहाँ पर उसने H2O दिया हुआ है, यहाँ पे CO2, यहाँ पे NH3, यहाँ पे CH4। तो जब हमने ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाई थी, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री होता है। जब हम नाइट्रोजन में आते हैं, यहाँ पे लोन पेयर्स हैं, तो इस
लोन पेयर की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है, थोड़ा 107 डिग्री के अराउंड आता है। जब हम H2O की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, कितना, 105 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो बॉन्ड एंगल जो है वो कम होता जा रहा है। जो CO2 है वो लीनियर होता है शेप में, उसमें 180 डिग्री का एंगल होता है। तो CO2 इज़ द राइट आंसर, विच इज़ नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। सो CO2 लीनियर होता है, C2H2 ये भी लीनियर होता है। CH4 जो है ये टेट्राहेड्रन होता है। 79 ये फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 80 भी, और ये अभी KVS में रिसेंट पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, मोलैलिटी। अब हम करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। सो इनमें से कौन सा परमानेंट इफेक्ट नहीं है। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के साथ में कोई एटम जुड़ा होगा और वो इस लोन पेयर, इस इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके बीच में है जिससे ये बना है बॉन्ड, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव, और ये तीन कार्बन चेन तक लागू होता है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जो है ये किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। कोई इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है तुम्हारा, कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या कुछ भी, और यहाँ पे कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स का जो शिफ्ट है वो एक एटम के ऊपर हो जाता है। तो ये तभी होता है जब कोई तुम्हारा रिएजेंट हो, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में कंप्लीट शेयर्ड ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स एन एटम। रेजोनेंस जो है वो भी परमानेंट इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी परमानेंट इफेक्ट है। तो बी इलेक्ट्रोमैरिक जो है वो टेम्पररी इफेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। देखो परमानेंट इफेक्ट हैं सभी, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो है उसके बारे में हम यहाँ पर जाएंगे उसके साथ। सो विच शोज इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो जब हम P ब्लॉक के अंदर आते हैं, यहाँ से कार्बन, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और फ्लोरीन फैमिली, तो जो ये स्टार्टिंग के हमारे एटम्स होते हैं, लाइक कार्बन, ये टेट्रावैलेंट होते हैं। कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। वेट अ मोमेंट। तो कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है, लेकिन हम जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं तो ये Pb के साथ में नहीं होता। अभी कार्बन के साथ में क्या होता है कि इसके जो ये, मैं इसमें शो करती हूँ कैसे चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पर ये 2s है, ये 2p है। तो कार्बन के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, तो आइडियली कार्बन CH2 शो करना चाहिए था, लेकिन कार्बन तो CH4 शो करता है। क्यों करता है वो शो? क्योंकि यहाँ से ये माइग्रेट कर जाता है इसमें। तो अब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और इसी को ही हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये sp3, खैर वो हम बाद में देखेंगे, अभी इनर्ट पेयर का देखते हैं। तो कार्बन यहाँ पर क्यों 4 शो कर रहा है वो बाद में देखेंगे, क्यों 4 शो कर रहा है, लेकिन कार्बन यहाँ पर टेट्रावैलेंट है। लेकिन जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये टेट्रावैलेंट नहीं रहते, ये बाइवैलेंट होते हैं।
PbI2। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये लागू होती है पी ब्लॉक के नीचे वाले एलिमेंट्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? सो कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, देखते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। यहाँ पर देखो CH3 यहाँ पर देखो ये प्लस R ग्रुप लगा हुआ है। जो ये CH3 है, ये इसका जो इफेक्ट होता है प्लस R होता है। इसके पास CCl3, Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CF3 जो है F3 इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये इस चार्ज की भूख को और अपनी तरफ देखो, यहाँ पर CH3 मैंने बताया था कि जो चार्ज होता है वो डिस्पर्स्ड रहे तभी स्टेबल होता है। अगर चार्ज इकट्ठा है कहीं पर तो वो स्टेबल नहीं होगा। अब ये कार्बन देखो भूखा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, तो ये CH3 इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसकी भूख को कम कर रहे हैं, तो ये स्टेबल होगा। यहाँ पर देखो CCl3 ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं। एक तो ये पहले ही भूखा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैसे ही कमी है, और ये क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं इससे, तो ये इसको और डिस्टेबल बना रहे हैं। तो ये इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज नहीं रहने देंगे। CF3 और ज़्यादा स्पीड से खींचेगा वो अपने पास, तो वो भी रिस्टेबल करेगा। तो यहाँ पर ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ द वीकेस्ट? सो एसिड का तुम जब भी देखोगे उसको तोड़ लो। कैसे? कॉन्जुगेट एसिड और बेस के पेयर में। और देखो अभी तुम खुद ही बताओगे कि यहाँ पे चीज़ें कैसे हुई हैं। तो ये CH3COO माइनस और H+ में टूट गया, CH2Cl माइनस और ये H+ में टूट गया। ये A है, ये B है, C देखो CHCl2COO माइनस प्लस H+, D CCl3COO माइनस प्लस H+। अब ये देखो जो मैंने अभी बताया चार्ज का कंसेप्ट, कि जितना ये चार्ज स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे चार्ज की एक्सेस है, CH3 ग्रुप इसे और बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये इस चार्ज को स्टेबलाइज बना रहा है। यहाँ पर 2 Cl जुड़े हुए हैं, तो इस चार्ज की एक्सेस को कम कर रहा है, इसको स्टेबल कर रहा है। यहाँ पर 3 Cl जुड़े हुए हैं, तो ये इस चार्ज को और स्टेबल बना रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है ये अपने पास। ये ऐसे होगा। तो यहाँ पर ये चार्ज जो है इस Cl की वजह से स्टेबल होगा। कंसिडर द फॉलोइंग कार्बेनायन। देखो जो कार्बोकेटायन है उसको वो ग्रुप स्टेबल करेंगे जो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे, क्योंकि इसके पास कमी है, तो वो ग्रुप इसको स्टेबल बनाएंगे जो इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। कार्बेनायन इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, तो इसको वो ग्रुप स्टेबल करेंगे, इसको इस चार्ज को वो ही तो फैला पाएंगे जो इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप स्टेबल बनाते हैं। कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप स्टेबल बनाते हैं, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप स्टेबल बनाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो एक ये है यहाँ पर, एक ये है यहाँ पर, और एक के थ्रू NO2 जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि प्लस OH जो है वो प्लस R ग्रुप शो करता है बट माइनस I। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल है, ये माइनस I माइनस R, ये प्लस R प्लस I। तो देखो यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज की एक्सेस है, और ये CH3 ग्रुप उसका और चार्ज बढ़ा देगा, तो उसको डिस्टेबल करेगा। NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो इस चार्ज को NO2 ग्रुप अपनी तरफ खींच के डिस्पर्स कर देगा, तो थर्ड जो है वो इसको स्टेबल करेगा। यहाँ पर देखो
ये प्लस आर से इसको डेंसिटी दे तो रहा है बट माइनस आई से खींच भी रहा है। तो इनको हम ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे? सबसे ज़्यादा तो जो स्टेबल होगा वो थर्ड होगा, उसके बाद में देखो सेकंड जो है उस पर कोई चार्ज नहीं, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा फिर सेकंड होगा। थर्ड वाले पे प्लस आर है और माइनस आई है तो फर्स्ट, और सबसे कम क्या होगा? फोर्थ। तो अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट रिएक्टिव डाइइनोफाइल इज। तो डाइइनोफाइल पे जितना ज़्यादा माइनस आई ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना ही स्टेबल होगा। तो देखो एल्कीन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप काउंट करो, इस पे एक है, इस पे एक है, इस पे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इस पे 3 है, तो सी इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक इन नेचर। सो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो रही है, इधर बनाते हूँ, 88। सी यहाँ पर OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे NO, यहाँ पे, तो ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है जिसकी वजह से ये इसको स्टेबल कर रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज करेगा, अभी देखते हैं आगे। अमंग द फॉलोइंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट एज पर फजान रूल। तो फजान रूल क्या कहता है? कैटायन का साइज़ छोटा, एनायन का साइज़ बड़ा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम, और आयनिक कैरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है